नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है रूस में होने वाला 16वां ब्रिक्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले सप्ताह समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का पुतिन और जिनपिंग से मिलना अहम बात साबित होगी। लेकिन इस समिट में मोदी पुतिन की बैठक तो तय मानी जा रही है, लेकिन जिनपिंग मोदी की बैठक होगी या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। रूस की अध्यक्षता में कजान में ब्रिक्स समिट हो रहा है। इसी समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रूस जाएंगे। इस साल के ब्रिक्स सम्मेलन का मुद्दा वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन दो बातों में खास होगा, एक पुतिन मोदी मुलाकात और दूसरी जिनपिंग मोदी मुलाकात। पहली मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है, वहीं मोदी जिनपिंग मुलाकात होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अगर मुलाकात होती है तो दोनों देशों के संबंधों में नए आयाम क्या जुड़ेंगे, और अगर मुलाकात नहीं होती है तो संबंधों की परिभाषा क्या होगी, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस में रहेंगे। वहां पर उनके ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह संगठन अहम इसलिए भी है क्योंकि इसमें दुनिया की कई आर्थिक महाशक्तियां शामिल हैं। इसमें कोई भी पश्चिमी देश नहीं शामिल है। भारत भी इनकी मेजबानी कर चुका है। आइए आपने देखा कि ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक और सुरक्षा है। इसके तहत ब्रिक्स में शामिल देशों में वैश्विक राजनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा में संवाद बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बढ़ावा देना है। इसके तहत व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा और खेल क्षेत्र में ब्रिक्स में शामिल देशों के लोगों के संपर्क को मजबूत करना है। ये ब्रिक्स का उद्देश्य था। रूस में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को भारत का उदाहरण देकर उन्हें आईना दिखाया है। पुतिन से सवाल पूछा गया था कि क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। इस पर पुतिन ने कहा, आइए सुनते हैं। ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि सिर्फ एक गैर पश्चिम समूह है। ब्रिक्स का उद्देश्य कभी किसी के खिलाफ होना नहीं था। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन वह पश्चिम या यूरोप विरोधी नहीं है। इसी तरह से अन्य सदस्य भी हैं। तो ये क्लियर किया है रूस के राष्ट्रपति ने कि यह जो संगठन है पश्चिम विरोधी नहीं है। हालांकि इसमें पश्चिम के देश शामिल नहीं हैं, लेकिन यह पश्चिम विरोधी नहीं है। लेकिन जब इसका गठन हुआ था तो सोवियत जो संघ था, इसके विघटन के बाद जो कोल्ड वार चल रही थी, उसमें जो अमेरिका था, कोल्ड वार के बाद रूस का विघटन हुआ, अमेरिका महाशक्ति बन गया और उसके शक्ति को साधने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। लेकिन हां, इस समय जो है इसके सभी देश अपने अपने हित साधते हैं, अपने अपने हिसाब से अमेरिका के साथ भी, अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध रखते हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन इस बार जो समिट हो रहा है, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें जो दो महत्वपूर्ण बात हैं वो है रूस यूक्रेन युद्ध, और इसमें भारत की पहल कि ये युद्ध रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा चुके हैं
यूक्रेन जा चुके हैं, अब रूस जा रहे हैं, तो इस पर पुतिन से बैठ करके बात होगी, हो सकता है कि कोई हल निकल आए। साथ ही साथ भारत और चीन के संबंध बड़े ही तनावपूर्ण होते हैं सीमाओं को लेकर के। तो इसमें अगर जो शी जिनपिंग वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो यहां पर स्थितियां ये हैं कि अगर क्या ये लोग बाइलेटरल बैठक करेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बैठक होगी तो नए आयाम क्या गढ़े जाएंगे, और बैठक नहीं होगी तो इसकी परिभाषा क्या होगी संबंधों की, यह भी देखने वाली बात है। आज इसी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप लोगों का सहयोग जुड़ करके जो अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, इससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलता है। लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं, वास्तव में वो सब आप लोगों की ही देन है कि आप लोग इतने अच्छे विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रिक्स का गठन हुआ था, उसमें यह हुआ था कि अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अमेरिका है वो महाशक्ति के रूप में आया था, सुपर पावर के रूप में आया था, उसकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स का गठन हुआ था। लेकिन ब्रिक्स के देश लगातार अपने अपने हितों के लिए, अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, और उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध और भी सामरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। सवाल यहां पर यह है कि जो रूस के राष्ट्रपति से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या यह संगठन पश्चिमी देशों के विपरीत में है, तो हमें लग रहा है कि यह उसी के परिप्रेक्ष्य में होगा, क्योंकि इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं है। बदले हुए परिदृश्य में रूस के राष्ट्रपति ने जो जवाब दिया था वो कितना तर्कसंगत लग रहा है। जी थैंक यू वेरी मच आपके चैनल में दोबारा आने के लिए। मैं आपसे यही बात पहले भी बताऊंगा और अभी भी कहूंगा कि सारे के सारे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मूव होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख के होते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख। कोई किसी के प्यार व्यार में कोई इतना कुछ नहीं करता। भारत अपने इंटरेस्ट में, रशिया अपने इंटरेस्ट में, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और अगर आपका सबका इंटरेस्ट कन्वर्ज होता है और जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है उनके इंटरेस्ट से आपका क्लैश होता है, होता रहे। जब सोवियत यूनियन टूटा तो अमेरिका वर्ल्ड पावर बनना चाहता था और भारत को अपना हित देखना था। भारत को तो पता कि स्ट्रॉन्ग सोवियत यूनियन हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा था, बल्कि उनके टूटने से हमारे डिफेंस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक रात का पार्ट इसका बन रहा है, एक कजाकिस्तान में बन रहा है, एक उज्बेकिस्तान में, एक यूक्रेन में। ये सारा का सारा जो था बड़ा प्रॉब्लम आज खड़ी कर रही थी। पर भारत ने रशिया के साथ में संबंध नहीं तोड़े, क्योंकि ये हमारी डीप थिंकिंग थी और ऑफ कि हमको कभी भी साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे को कभी अपने इंटरेस्ट को कायम रखेंगे, क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं थे। इसी तरीके से चाइना ने अपना इंटरेस्ट देखा और ब्राजील अपना इंटरेस्ट देखा, सारी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देख रही है। पर आपका इंटरेस्ट तब पनपता है जब बाकियों के इंटरेस्ट के साथ में आप ऊपर उठे, तब जॉइंटली जो यूनाइटेड फ्रंट उठते हैं वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए नेटो कंट्रीज, हम बोलने में डर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, बेसिकली नेटो कंट्रीज है, वो इसको अपोज कर रही है। जैसे चाइना कहता है आप क्वाड को कि आप साउथ चाइना सी नेटो बना रहे हो, इसी तरीके से नेटो कंट्रीज कह रही है कि आप हमारे खिलाफ हो। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये गेम चलती रहेगी और हमको ये देखना है इस समय भारत की जो लीडरशिप है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। चाहे रशिया
तगड़ा हो, चाहे चाइना की इकोनॉमी ज्यादा हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, बट भारत का स्थान एक ऐसी जगह है कि उसकी लीडरशिप बरकरार है। और इसको देखकर सारी जो है भारत इस पोजीशन का को देख के भारत को अपना फायदा उठाना देखना चाहिए, बिना किसी का नुकसान किए। वो मैच्योरिटी होगी और इसी तरीके से ये ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना हो रही है। हालांकि आगे के चलते में देखना क्या होगा, भारत को लीडरशिप दे रहे हैं कि आप देखिए, सूझबूझ से सजेस्ट करिए गाजा में हमास के खिलाफ या इत्यादि इत्यादि या किस तरीके से टेम्परेचर डाउन किया जा सकता है, रूस और यूक्रेन लड़ाई के अंदर किस तरीके से किया जा सकता है। मैंने आपके चैनल में याद है पहली बार कहा था कि भारत को इस समय एक प्रोटेक्टिंग स्टेट का दर्जा में दिया जा सकता है, ताकि वो पूरी के पूरी दोनों साइड मिलके, बल्कि 4 साइड हैं जो मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन और रशिया में, ये सब के सब भारत के हित में है, भारत की लीडरशिप मंजूर करते हैं, तो इससे बहुत फायदा होगा। ब्रिक्स में भारत का पोजीशन स्ट्रांग होगी और ब्रिक्स एक्चुअली प्रोग्रेस करेगा जी। अब देखते हैं ब्रिक्स में और क्या होता है, बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन कर रही है और मुद्दे भी डिस्कस होंगे, पैलेस्टीनियन मुद्दा भी डिस्कस होगा, सब में भारत की भूमिका अहम रहेगी जी। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरजीत सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, आएंगे हम आपके पास, लेकिन इससे पहले रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, विद्वान हैं आप, विदेशी मामलों की गहरी पैठ रखते हैं। सवाल यहां पर यह है कि पुतिन और मोदी जी की बायलैटरल बैठक तो होगी ही, ये तो तय है। इस बैठक में आप अंदाजा कितना लगा सकते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध है उस पर बातचीत किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचेगी, या कुछ इसमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई दे सकते हैं? क्या हो सकता है सर? मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत में यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो आएगा, लेकिन इस बैठक से कुछ वो निर्णायक नतीजे पर पहुंचेगा इसकी संभावना उसमें कम दिख रही है, क्योंकि मोटे तौर पर कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने हित है और अपनी अपनी जीत और अपनी अपनी प्राथमिकता है। वो युद्ध उन प्राथमिकताओं को लेकर के लड़ा गया चल रहा है, तो जब तक उसका कोई रास्ता नहीं, ये यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, उसके लिए कुछ कंडीशन रूस ने रखी है, तो मोटे तौर पर कुछ रास्ता दोनों के बीच में बीच का निकले तो ये तो नहीं रुकेगा। लेकिन दूसरी बात है, ये जो पिछले दिनों से चर्चा चल रही थी, मोटे तौर पर अमेरिका को अगर देखें तो वो जो विश्व शक्ति बना था वो 2 मामलों में बना था, एक पावर के मामले में बना था और दूसरा अर्थशक्ति के बना था। उसकी अर्थशक्ति उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी अर्थशक्ति उसकी सुदृढ़ दिखती थी। उसका एक कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश जो व्यापार करते थे वो डॉलर के माध्यम से करते थे। जैसे हम अगर सामान खरीदना है तो पहले रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर उसको पेमेंट होगा। ये जो इस तरीके से जो हमारा आयात जो था हमको बहुत ही घाटा देता था डॉलर के कारण। तो ब्रिक्स बैठक के बाद ये जो चर्चाएं चली, परस्पर देश अपनी व्यक्ति अपनी मुद्रा में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रूस मुद्रा हो, भारत की मुद्रा हो, उसमें डॉलर का, जैसे हमको ईरान से अगर कुछ आयात करना है तो उसमें ईरान की मुद्रा हो, भारत की मुद्रा, ये प्रचलन चला। तो पिछली बैठकों में भारत का जो तय हुआ था, लगभग 14 देशों से ये तय हुआ था इस बैठक के बाद कि भारत की मुद्रा में, उसमें से कुछ देशों से हुआ। हमारी इकोनॉमी इस समय थोड़ी सुदृढ़ हो रही है, उसके पीछे डॉलर का प्रभाव कम होना भी एक बड़ा कारण है। तो मैं समझता हूं ब्रिक्स के बैठक में एक बात ये बिल्कुल लगती है, हालांकि मोदी जी की चीन के राष्ट्रपति से भी बात होगी और रूस के राष्ट्रपति से भी बात होगी। चीन की हमेशा चेहरे भले ही बदल भी रहे हों लेकिन उनकी राजनीति बहुत अलग। नेहरू जी ने भी उनको कंधे पे हाथ रखकर घुमाया और मोदी जी ने भी उनको झूला देकर, वो जो अतिक्रमण वाली उसकी पॉलिसी है उसमें वो टस से मस होता नहीं है। तो चीन बातचीत का कुछ नतीजा निकलेगा इसकी संभावना तो मुझे कम दिख रही है। लेकिन इस बैठक के बाद भारत स्ट्रांगली
अगर अपनी मुद्रा में दूसरे लोगों से व्यापार करने लगे, जैसा कि हमने शायद ईरान से शुरू भी किया है, तो वो जो 14-15 देशों से हमारा आयात निर्यात है, इसमें अगर हम डॉलर को बाहर करते तो इसमें हमको लाभ होगा। और अमेरिका की थोड़ी सी दादागिरी जैसे कि वो दिखा रहा है, कल उसने एक राके ऑफिसर को, हमारे ऑफिसर को मोस्ट वांटेड घोषित कर दी। वो जो अमेरिकी लॉबी थोड़ी सी कहीं ना कहीं भारत में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है हमारी इकोनॉमी सुधरने से, तो इस बैठक के बाद यदि हम मुद्रा का विनिमय ठीक कर लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बात क्या होंगे तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें इम्पैक्ट होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। जी। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या लगता है आपको कि इस बैठक से, इस समिट से, जो ब्रिक्स की बैठक हो रही है, इससे क्या लगता है कि क्या भारत को क्या कुछ मिलने वाला है? जी, आपकी आवाज प्रॉपर वे नहीं आ पा रही है सर, तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी या नहीं? अगर होगी तो क्या नए आयाम गढ़े जा सकते हैं? जैसे कि अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि चाहे झूला झूलिए या कंधे पर हाथ रख करके घूमिए, उसकी जो अतिक्रमण की नीति है सीमाओं को, वो जारी रहेगा। लेकिन अगर जो बैठक होती है और नहीं होती है, अगर उसकी यह नीति जारी रहेगी तो फिर बैठक करने से लाभ क्या होगा? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है, बैठक करने से लाभ ये होता है कि आपको उसकी नकारात्मक और सकारात्मक सोच का पता चल जाता है। कोई सोल्यूशन निकले ना निकले, और आपको ये पता चल जाता है इसकी सोच अभी क्या होगी। वो भी बड़ी जरूरी होती है। डायलॉग चलता रहना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि डायलॉग बेशक इधर चलता रहे, उधर तोपें चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डायलॉग इसलिए जारी होता है, डायलॉग इसलिए नहीं होता कि आप उसके मन को ठीक कर देंगे। डायलॉग ये होता है आप उसके मन की बात को भापेंगे और पता चलेगा कि अगली चाल क्या चलनी चाहिए आपको। इसलिए डायलॉग होता है। तो हमको चीन से डायलॉग करते रहना चाहिए, क्योंकि चीन बड़ा चतुर खिलाड़ी है। चीन किसी का भी सगा नहीं है। और क्यों नहीं, चाणक्य नीति यही कहती है। अगर मैं चीन की जगह होता, मैं कसम खा के कहता हूं यही करता। इससे ज्यादा ताकतवर चीज करने की और क्या है? इस सारी दुनिया आपके आगे घुटने टेक रही है। भारत की क्या हालत कर दी है उसने? 48,000 स्क्वायर किलोमीटर हवा उसके अंडर में है। तो ये चीन की चाल है। भारत को तो सबक सीखना चाहिए चीन से। और हमको अब उसको चाल को अगर निगेट करना है तो हमको पता चलना चाहिए वो क्या करने वाला है, ताकि उसको हम अड़ंगी लगा सके। तो हमको इस समय मीटिंग में बहुत चतुराई से काम करना होगा और पूरी की पूरी जो इंटेलिजेंट विश्लेषण है वो करनी होगी। यहाँ कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं होते। देखिए, हमने सही ये जो हम बोलते हैं ना, पीठ में छुरा बोका इत्यादि जो हम अपने नैरेटिव करते टेलीविजन पे, ये हिंदी के निबंध में अच्छे लगते हैं और कहीं नहीं अच्छे लगते। तो इसलिए हमारे को चीन पे नजर रखनी है। और चीन अगली जो चाल चल रहा है वो चाइना सी में वेट कर रहा है कि किस तरीके से दुनिया का रुख मिडिल ईस्ट में रहे और वो अपना साउथ चाइना सी में अपनी चाल चले। वहां भारत का नुकसान होगा, क्योंकि वो साथ ही साथ प्रेशर डालेगा हमारे लद्दाख में और अरुणाचल में, ताकि भारत वहां साउथ चाइना सी में भाग न ले सके। ये है चीन की चाल। हमको चीन की चाल मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए, जोखियां पाते रहिए, सब कुछ करिए, पर आप अपनी तोपें और फाइटर एयरक्राफ्ट एब्सोल्युटली रेडी रखिए।
आपको पता नहीं कब क्या होगा। नहीं, अगर तो ये तो जब डायलॉग होगा, ये तो जब बातचीत होगी, मीटिंग होगी द्विपक्षीय, तभी हो सकता है। अगर ना हो बैठकें, मोदी और जिनपिंग की बैठक ना हो अलग से, तो कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होगा। वहां पे जाके सिर्फ नमस्ते करके नहीं आएंगे, जब कुछ ना कुछ होगा। आपको पूरी बैठक ना भी हो, कुछ कन्वर्सेशन होगी, बी रिकॉर्डेड। लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये बिना बात करे चले आए, वो जरूर करेंगे। और बेशक चीन स्टैंडर्ड एसओपी बात कर लेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ भाई ये वो ठीक है, करने दो उसको। पर हमारे को तब हमें नीति पता चल जाएगी वो छुपा रहा है कुछ, तो वह अपने आप हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर देखिए, सारी की सारी चीजें जब तभी होंगी कि ये बातें खत्म करके हमारे को अपनी जो तैयारी कर रहे हैं स्वावलंबिता की तरफ, और किसी तरीके जो हम ऑर्डर पे कर रहे हैं, उसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। वहां चीन चाहे हमें बातों में हावी हो या ना हावी हो, हम पे चीन अभी तक बातों में हावी होता रहा है। ओनली पिछले 5-6 साल में चीन को झटके लग रहे हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से, पहले कोई झटका नहीं लगा। चीन तो ये हैरान है कि यार भारत को हो क्या गया है, आराम से हमको सब कुछ कर सकते थे, अब ये हर जगह आवाज नाला आने लगा है। तो ये चीन को प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि चीन अभी भी अपना एप्सांग में और डोनाल्ड बेगोल्डी के आगे हर जगह अपना चाल चल रहा है। हमको देखना पड़ेगा उसका क्या कर रहे हैं, और हमारे को उसकी नीति और तगड़ी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने घर की नीति भी तगड़ी करनी पड़ेगी। जहां पे भी कुछ कमियां हैं जो हमको फेस करनी पड़ेगी। कभी ये जो मीटिंग डायलॉग्स होते हैं जो हमारे हो रहे हैं, इससे ये बातें सामने आती है कि ऑल इज नॉट होंकी डोरी, तो हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। बात यहां पर यह है कि ब्रिक्स का उद्देश्य ही है शांति, सुरक्षा, विकास, सहयोग, और सभी देश ये मिलकर के, ये जितने भी देश हैं ब्रिक्स के, शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग पर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि। सवाल ये है कि अगर चीन इस तरह की शांति भंग करने की कोशिश अगर भारत के साथ करता है, तो ये सभी देशों के समूह और प्रतिनिधि और या राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जो बैठे हैं, इस पर तो मिल बैठ करके बातचीत हो सकती थी, हो सकती है कि हाँ आप अतिक्रमण कर रहे हैं या भारत की जो जमीनें हैं उस पर अतिक्रमण ना करें तो शांति और सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। क्या इस तरह की बातें करना वहां पर जायज है, जो कि उद्देश्य है इसका? देखिए, ऐसा नहीं लगता कि इस विषय पर बातचीत होगी, और उसका एक कारण है कि चीन जो है वो केवल भारतीय सीमा पर ही अतिक्रमण नहीं कर रहा। चीन के आसपास जितने भी देश हैं सबकी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, उसके स्वभाव में है, और वो दो प्रकार से काम कर रहा है। कुछ देशों पर तो सीधा सीधा अतिक्रमण कर रहा है, भारत में कर रहा है, बाकी कुछ और देशों में बड़ी तरकीब के साथ उनकी इकोनॉमी को जाम कर रहा है, जिसमें हम नेपाल, इसमें श्रीलंका को देख लें, म्यांमार को देख लें, और सारे और देशों को देख लें। तो कुल मिलाकर उसकी जो नीति है वो विस्तारवादी जैसी नीति है। वो फिर कुछ लोग ऐसे होते जो कभी किसी बातचीत नहीं समझते और ना उनसे बातचीत करके आप मंशा ले सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, दुर्योधन से क्या कम बातचीत हुई? एक बातचीत हुई, कृष्ण जी जैसे भी बातचीत करने के लिए गए, लेकिन क्या वो माना? रावण को कितना समझाया, क्या वो माना? कुछ दुष्ट होते हैं जो केवल दंड देने से ही सीखते हैं। हमारे दो पड़ोसी ऐसे हैं, चीन और पाकिस्तान। आप देख लीजिए, इन 77 वर्षों में हम 15 अगस्त 1947 के बाद लेकर के आज तक क्या इन दोनों देशों में हमारे यहाँ अतिक्रमण करने से कुछ जरा भी, किसी भी दिन जरा भी चूके चीन करके अतिक्रमण कर रहा है? वो सीमा पर भी अतिक्रमण कर रहा है, और कुछ लोगों को, भारत के कुछ लोगों को पटा करके जो वैचारिक संक्रमण कर रहा है भारत में, वो और बहुत ही खतरनाक है। तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो फिर तरीके हैं बात करने के लिए, वो अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं करते। उनके साथ एक पूरी टीम होती है जो पूरे डायलॉग तक लिख करके देते हैं क्या डायलॉग बोलना है। तो वो डायलॉग फिर आप अगर देखें
देखेंगे मुलाकात अभी तक हुई है मोदी जी की, हमने दोनों नेताओं को देखा है टीवी पर, उसका चेहरा फीलिंग लेस होता है, वो बिल्कुल चुपचाप, अगर झूले में बैठा है तब भी उसका चेहरा फीलिंग से, हम मुस्कुराता नहीं है, खुल के बात नहीं करता। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों से बातचीत करके कोई नतीजा निकलेगा, ये मेरी समझ से तो पता है। बातचारी की होती है वो तो बातचीत करें, भारत को की शक्ति बढ़ा करके जिस तरीके से महाभारत हुआ था, दुर्योधन को दंडित किया था, वो रास्ता जिस दिन निकलेगा, या मौर्यों के समय जिस तरीके सेल्यूकस नाइकेटर को दंडित किया गया था, वो रास्ता निकलेगा, उसी रास्ते से चीन सुधरेगा। ये दोनों जने पाकिस्तान और चीन ये दंड की भाषा समझते हैं, समझौते की भाषा, प्रेम की भाषा ये लोग समझते नहीं है। तो इस बातचीत से हमको तो इसमें मुझे जो भारत दिख रहा है, केवल हम इतना कर लें, इसके बाद अपनी मुद्रें, बाकी सिक्योरिटी वाला सिस्टम इसको नहीं निकलेगा। अगर हो भी बातचीत, वो बिल्कुल औपचारिक बातचीत होगी, शांति की स्थापना शक्ति से होती है, बातचीतों से शांति की स्थापना नहीं होती। तो हमको अपनी शक्ति अर्जित करना और अर्थ शक्ति के लिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये अर्थ प्रधान युग है, तो अर्थ प्रधान युग में हम अपनी इकोनॉमी कर सकते हैं, वो मजबूत अगर होगी तो हम व्यापार करें, चाहे वो चीन से व्यापार करें, चाहे रूस से व्यापार करें, जिस तरीका से व्यापार करें, तो भैया हम तुझे रुपया देंगे, हम डॉलर करके नहीं देंगे। तो ये जो इस तरह से बातचीत हो सकती है, इसका यही आना चाहिए जी। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। गुरजीत सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आप कुछ कह रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि ये ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, और खास करके अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कनाडा के बाद अमेरिका के साथ भी हमारी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और दूसरी बात, जो ब्रिक्स में देश हैं ये बिल्कुल हमारे करीब हैं, तो जैसे हम वैसे भी तो बोलते हैं ना पड़ोसी धर्म वाली बात, तो भारत क्योंकि शांति प्रिय देश है, मैं मेरे से पहले वाले वक्ता को सुन रहा था कि इनको दंड देना चाहिए। देखिए, दंड देना भारत की नीति नहीं है, पहले भी नहीं थी, हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। और जो नया इकोसिस्टम दुनिया भर में बना है उसमें देखिए अब लड़ाई इस टाइम हो रही है यूक्रेन रशिया में, उधर इजराइल और उसकी हो रही है, तो इसको कोई सराहना नहीं मिल रही। सराहना मिलती है शांति से, अगर कोई सॉल्यूशन निकलते हैं, चाहे देश के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट भी जितने भी हैं, ठीक है, उसमें प्रदर्शन होते हैं, काफी लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन एंड तो आपने देखा होगा हमेशा बातचीत से ही एक लॉजिकल एंड पे पहुंचता है। गुरजीत जी रमेश शर्मा जी ने एक उदाहरण भी रखा था, वो उदाहरण महाभारत का था, दुर्योधन का था। अगर दुर्योधन की तरह हठी व्यक्ति अगर जो चीन दिख रहा है, तो शांति का हर संदेश तो, हर प्रस्ताव तो खारिज होगा ना, युद्ध तो करना पड़ेगा, दंड तो देना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, हम हर एक चीज के लिए हम अपनी हिस्ट्री में नहीं जा सकते कि आज के दिन हम महाभारत को ही लेकर के एग्जाम्पल लेकर के नए पॉलिटिकल सिस्टम में जहां ग्लोबल विलेज बन चुका है, दुनिया एक हो चुकी है, महाभारत का क्षेत्र फिर भी बहुत सीमित था और वो लोग भी अपने ही थे सारे, कोई ऐसा नहीं था कि उसमें कोई दूसरे देशों के साथ झगड़े थे। तो हर चीज हम वहां रिलेट करें या वहीं सॉल्यूशन ढूंढें आज की दुनिया में, तो ये बहुत सही नीति नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसका जो थीम है दैट इज जस्ट डेवलपमेंट। जस्ट डेवलपमेंट से मतलब है कि डेवलपमेंट हो लेकिन ठीक ठाक तरीके से हो। और आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो जो पर्यावरण के अब नए कानून लग रहे हैं, उससे पहले ही जो यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिकन कंट्रीज थे, वो डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने कितने कानून तोड़े होंगे उस टाइम। और अब जब हमारी डेवलपमेंट की बारी आती है तो हमारे पर हर तरह के कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, मतलब कि हम आगे बढ़ ही ना सके। और जो चीन से बात की, हमें लड़ाई वैश्विक लड़नी है, फाइनेंशियल लड़ाई में ही हम चीन से आगे निकल सकते हैं, हथियारों की लड़ाई से नहीं। हम हमारे पास भी 140 करोड़ लोग हैं, सिर्फ हमें उन्हें हाईली स्किल्ड बनाना है, जैसे चाइना में है, वहाँ परिवार का हर एक सदस्य काम करता है। और हिंदुस्तान में अक्सर परिवार का एक सदस्य काम करता है और बाकी बैठ करके खाते हैं। अगर हमारे स्किल्स आ जाए हमारे हाथों में, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हम
अगर चाइना से आगे नहीं तो कंपटीशन में अवश्य हो सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। और इससे बड़ी बात यह है कि हम फूड सिक्योरिटी में सक्षम है, हमारे देश में अनाज पर्याप्त होता है और हम इस अवस्था में है कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर राइट एग्रीकल्चर पॉलिसीज कंट्री में लगाई जाए। तो जैसे अभी आपने देखा यूक्रेन के युद्ध में एकदम से वैश्विक स्तर पर वीट की कमी आ गई थी। उस टाइम हमारे पास कुछ भंडार में था और कुछ हमें रखना भी था, कुछ देर हमने एक्सपोर्ट किए भी। लेकिन अगर हम अपनी क्षमता और बढ़ाएं खाद्यान्नों की तो ये हमारे पास ऐसी एक्सपोर्टेबल चीज है जो बहुत सारे देशों में नहीं है, मेरा ये मानना है जी। ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी, अभी हमारे दो विद्वान ने अपने अपने विचार रखे। रमेश जी का कहना है कि अगर जो हठी है चीन और दुर्योधन की तरह बर्ताव करना है तो दंड देना चाहिए, जबकि गुरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि उसका उदाहरण नहीं लेना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सवाल तो यह है कि दंड चीन को हम दें किस तरह से कि वो सही हो जाए और टेढ़ा है, और अगर इकोनॉमी क्या बढ़ाने से चीन सही हो जाएगा, विस्तारवादी नीतियां खत्म करेगा भारत के साथ। जी थैंक यू देवेंद्र जी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों हमारे प्रवक्ता हैं गुरजीत जी और जो बात करी हमारे रमेश जी ने कहा, मैं दोनों की बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है आपका एक्शन उसके हिसाब से होता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप भूल जाइए इवन ऑफेंसिव एक्शन ना। अगर आप खुद को आपको अंदर झांकना पड़ेगा और मैच्योरली देखना पड़ेगा। यू स्प्रेड योर मेक योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। अगर आपके पास में कोई बनाने की फैक्ट्री नहीं है, एक राइफल नहीं बन रही, अभी तक एक टैंक नहीं बन रहा, अभी एक क्राफ्ट नहीं बन रहा, आप कैसे लड़ेंगे मांगे हुए सामान से? 5 से 15 रफेल मांग लिए, 16 ये जहाज मांग लिए और सोचेंगे आप लड़ाई करेंगे? ये बात आप भूल जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लड़ाई में जा चुका हूं, मुझे पता है लड़ाई का क्या मतलब होता है। जब तक आप स्वावलंबी नहीं है आप लड़ाई भूल जाइए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वावलंबी नहीं बन सकते। आप स्वावलंबी बनिए और फिर पीस की बात करिए। फिर बात होती है, पीस होती है ताकतवर आदमी के हाथ से, मुंह से जब पीस निकलती है सारी दुनिया इज्जत करती है। जब कमजोर सीखची पहलवान के मुंह से पीस निकलती है दुनिया खिल उड़ाती है। तो आप भूल जाइए, जिस दिन हमारे पास ये ताकत आ गई, पहले अगर हम सन 62 में हमारे पास ताकत होती 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि सबसे पहले अपने आप को मजबूत कीजिए। रमेश शर्मा जी, वास्तव में दंड देना तभी संभव है जब अपने आप को व्यक्ति मजबूत कर ले। भारत अपने आप को किस तरह से मजबूत करे? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जब मजबूत आप करेंगे तभी आप किसी को दंड दे सकते हैं। वो 13 वर्ष अगर आप देख लें तो पांडव चाहते तो द्रौपदी के चीर हरण के समय युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। 13 वर्षों में उन्होंने खुद को सक्षम बनाया। मैं समझता हूं इस समय, और फिर जहां तक शांति, आप मुझे बताइए, आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, चीन ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया। वो कभी अरुणाचल पर दावा करता है, कभी सिक्किम पर दावा करता है, कभी मणिपुर पर दावा करता है। तो उसके दावे को दंड देना ही आवश्यक होगा, लेकिन उसके लिए ये बात सही है कि पहले खुद को सक्षम बनाना। एक नंबर पर सक्षम आर्थिक स्थिति के लिए हमको चीन के सारे आयात बंद करने होंगे। चीन इतनी घटिया चीज आती है, सवेरे से लेकर शाम तक चीन का नेटवर्क है हमारे व्यापार में, इतने हावी है। एक नंबर में जितना है उसे 3 गुना 2 नंबर में आयात होता है। व्यापारी मना लेते हैं। कैसे हमारी सिक्योरिटी है, कैसे उनका चोरी छुपे साम है, उनके गुड्डे को आ रहे हैं। दीपावली पर पिछली बार मैंने लक्ष्मी का जो
सिक्का है वो चीन का निर्मित देखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो हमको सिक्योरिटी तगड़ी करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी तगड़ी करके जो चीन से चोरी छुपे माल आता है, आप मुझे बताइए घड़ी से लेकर और बच्चों के खिलौने और साइकिल, कौन सी चीज है जो चीन से नहीं आ रही? सबसे पहले तो उसको टोटल उसकी रुकना चाहिए। जिस दिन हम ये आयात चोरी वाले ही बंद कर देंगे, अगर एक समझौते का आयात अगर आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को ध्यान में रख करके, तो 2 लाख जितना आयात है उसको हमको प्रतिबंध लगा चाहिए ताकि उसको आर्थिक स्थिति का नुकसान हो। दूसरे स्तर पर इस समय भगवान जी की कृपा से हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी हो रही है। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद कहीं ना कहीं सक्षम होना चाहिए, और सबसे पहले 1 आध साल में ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उससे कहें कि जो तूने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन वापस कर, नहीं वापस करे तो ठोक दें उसको, हो चले। तो कुल मिलाकर के भाई यूक्रेन और चीन का भी, यूक्रेन और रूस का भी तो युद्ध चल रहा है, चले युद्ध, हमको अपनी जमीन वापस लेनी, एक बार ताकत से उससे जमीन वापस लेंगे, लेकिन पहले उसकी इकोनॉमी को कमजोर करके, तो मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं सुधरेगा। उसके एजेंट आप यहाँ भोपाल में बैठ करके उसके चीन की तारीफें करते हैं। 62 का अगर युद्ध हुआ तो उसके एजेंट कितने थे जिन्होंने बात दिए कि चीन सही है और भारत गलत है? तो इस तरीके से वो जो उसका दोनों प्रकार का, उसने वैचारिक युद्ध भी छेड़े रखा है, सीमा पर तनाव भी छेड़े रखा है, आर्थिक युद्ध भी छेड़े रखा है भेज करके। तो भारत को सबसे पहले तो ये तीनों चीजों का रास्ता पड़ेगा। उसके वैचारिक जो एजेंट जितने हैं उनको पकड़ करें, आर्थिक रूप से उस पर सख्ती करें, तभी देश मजबूत होगा। मोटे तौर पर शांति की स्थापना शक्ति से होती है, निठल्लों से शायद कभी नहीं होती। अहिंसा के लिए हथियार उठाना, ये गांधी ने भी कहा था और यजुर्वेद में ऋचा भी है इसकी। तो मैं समझता हूं देश को सुरक्षित करने के सबसे पहले देश को शक्तिशाली बनना और सामर्थ्यवान बनना, तभी वो चीन ठीक होगा। जी, सामर्थ्यवान बनना तभी चीन ठीक होगा। गुरजीत सिंह जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि सामर्थ्य अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, युद्ध जरूरी नहीं है। अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से कि हम चीन से ज्यादा हो जाएं? गुरजीत जी, चलिए, तो प्रफुल्ल बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको कि आप अपना जब सामर्थ्य बनाएंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अपनी ट्रेड डेवलप करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप ईस्टर्न कंट्री के साथ रोड रेलवे लाइन बना रहे हैं, चीन आपको बनने नहीं देगा, हर एक चीज पर अड़ंगा लगाएगा, और जिस दिन आपकी ताकत हो जाएगी चीन चुपचाप बैठा रहेगा पेट पपी की तरह। ये चीज तभी होती है, मैंने तभी बोला आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, और आपके पीछे ताकत होनी चाहिए ये बोलने के लिए कि हम इस चाहते हैं। इसको बोलने के लिए भी आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर की का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं हो, वो आपको करनी पड़ेगी, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। जिस जमींदार के हाथ में हथियार नहीं होता उसकी जमीन चली जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी भी ये हमको ख्याल निकालना चाहिए। हम लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, हम पीस लाएंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल ठीक, पर हमारे हाथ के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होगी तभी हम कर सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जब तक आप, और उसको करने के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए, आपको कोऑपरेशन चाहिए। साउथ चाइना सी का मैं जो वर्णन कर रहा था, अगर सारी कंट्रीज मिलके जो चीन से ग्रसित है, जो कि लाइक ब्रुनई, साउथ कोरिया, ताइवान इत्यादि इत्यादि, ये सब मिलके एशिया पैसिफिक यूनियन बनाए और आपस में साझेदारी करके इंडस्ट्री बनाए और ज्वाइंट डिफेंस बनाए, फिर देखिए चीन क्या कहता है, कुछ नहीं कह पाए। और क्वाड से तभी डर रहा है क्योंकि अमेरिका ने देख लिया है। ये शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने अरेस्ट किया था इंडिया की लीडरशिप के लिए, ये चीज होके रहेगी। अगर यहाँ पे ये नहीं किया, चीन अभी खिल्ली उड़ाता रहेगा। आप जो मर्जी कह लीजिए, पंचशील की बात भी कर देगा, वो झूला भी झूल लेगा, वो सब कुछ करेगा, हंसी उड़ाएगा,
इसीलिए आपको युद्ध की नीति ठीक करनी पड़ेगी, आपको हथियार लाने पड़ेंगे, और आपको अगर फिर भी शक होता है तो कृष्ण भगवान से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि हमारा दुश्मन ये कर रहा है, अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको जवाब दे देंगे। जी, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ब्रिक्स समिट 2024 ये होने वाला है, लेकिन जो अहम बातें हैं वो रूस और भारत की मीटिंग, चीन और भारत की मीटिंग, यानी कि जिनपिंग और मोदी की बैठक और पुतिन और मोदी जी की बैठक। कुल मिलाकर के ये ब्रिक्स समिट में जो ये बैठकें होने वाली हैं, बायलैटरल बैठकें होने वाली हैं, ये महत्वपूर्ण है। चीन के साथ बैठक हो ना हो, वो अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखेगा, लेकिन बैठक होगा तो उसमें से उसकी जो आगे की रणनीति है वो पता चल जाएगी भारत को, इसलिए बैठक होनी जरूरी है। दूसरी बात, अगर जो रूस और भारत की बैठक होती है तो जरूर जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो कैसे बंद हो, इस पर कुछ चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है बंद होने की बात भी हो। तो इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो अहम बातें हैं, दोनों पर नजर बनाए रखनी चाहिए, और हमारी तो नजर होगी ही। आप दर्शक हैं, आप भी विभिन्न माध्यमों से नजर बनाए रखिएगा, हम तो आपको हर पल की खबर देंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात इस डिबेट में जो निकल करके आई है, भारत को अपने आप को सशक्त बनाना होगा। जब तक सशक्त नहीं बनेगा तब तक अगर शांति की बात करता है तो खिल्ली उड़ाई जाएगी। वास्तव में यह तथ्य सही है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं और शांति की बात करते हैं तो वास्तव में उस नजरिए से नहीं देखा जाता, और जब आप सक्षम हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर शांति की बात करेंगे तो सम्मान से देखे जाएंगे, और बहुत सी बातें, बहुत सी समस्याएं हल होते देर नहीं लगेंगी। तो इसलिए भारत को अभी और अपने आप को सशक्त बनाना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।